से आगाज में आज साक्षी बन रही हैं एक गायिका हमारे इस प्रोग्राम में। आइए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं साक्षी श्रीवास, जो अपने बारे में बताएंगी कि उनकी खूबियाँ क्या है। आइए जानते हैं, मिलते हैं साक्षी से। साक्षी, आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी आपका परिचय क्या है, आप क्या करती हैं और क्या क्या हासिल किया है। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी श्रीवास है। बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ और मेरा हमेशा से कमांड क्लासिकल म्यूज़िक के लिए रहा है और मेरा कोर्स भी हमेशा से क्लासिकल वोकल का ही रहा है। अच्छा, आवाज़ से आगाज़ कब और कैसे हुआ? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ म्यूज़िक को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। हाँ। पर शुरुआत से ही मुझे लेकर, मेरे करियर को लेकर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। अच्छा। खासकर मेरे करियर को लेकर उन्होंने हमेशा, और मेरी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग भी मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया है, जो कि राजा और रंक का ओ माँ तू कितनी अच्छी है। तब मैं फर्स्ट क्लास में थी और तब से ही मैंने सोचा कि शायद मुझे इस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहिए। अगर मेरे पास ये वरदान है एक आवाज़ का, तो मुझे इस चीज़ में आगे कमांड करना चाहिए। तो फिर मैंने म्यूज़िक फील्ड को चुना। मेरी मम्मी ने शुरुआत में मुझे गाइड करा। आफ्टर दैट मैंने 5th स्टैंडर्ड में गुरुजी से मिली अपनी, डॉक्टर दिव्यता गर्ग, जो कि PhD करी हुई है। वो दिव्यांग हैं, दोनों आंखों से नहीं देख सकती हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरी बहुत अच्छी और पुरानी फ्रेंड है वो मेरी छोटी माँ है। हाँ। मैं उनको छोटी माँ बोलती हूँ। अच्छा। और हमेशा से एक एक चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है, म्यूज़िक से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे अपनी गाइडेंस दी है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी मम्मा के साथ साथ उनका भी है। अच्छा। मेरी म्यूज़िक को लेकर। मैंने बाय प्रोफेशन मैंने 4 साल का कोर्स करा है, सुरांजली इंस्टीट्यूट से ही करा है, जो कि एफिलेटेड है इलाहाबाद से, प्रयाग यूनिवर्सिटी से। तो मेरा वहाँ से कोर्स कंप्लीट है। अच्छा, जो गाना आपका पहला गाना था जो आपने अपनी माँ से सीखा था, जी, वो एक लाइन गुनगुना सकते हैं? श्योर। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मैम मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। उस माँ को सलाम, उस माँ को प्रणाम, जिसने एक बच्ची के गुण को पहचाना और उसे मौका दिया कि वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकती है। सामान्य बोलचाल और प्रोफेशनल बोलचाल का जो खास पहलू होता है, वो आपकी नज़र में क्या है? जी, जैसे हम एक सामान्य बोलचाल हम जो अपनाते हैं, वो ऐसा होता है कि हम उसमें सोचते नहीं हैं बोलने में, हम कामली बोल पाते हैं। पर चूंकि हम एक प्रोफेशनल फील्ड में जब उतरते हैं, चाहे फिर वो एक एक्टिंग फील्ड हो, चाहे एक सिंगर का प्रोफेशन हो, तो हम एक एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, एक एक नुक्त का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना है। हम नॉर्मली उस चीज़ को वैसे नहीं बोल सकते। ये फ़र्क होता है, मतलब जब हम प्रोफेशनली किसी चीज़ को करते हैं तो आपको हर बात का अर्थ समझकर और सही तरीके से बात करनी, चाहे फिर वो उर्दू शब्द हो, चाहे फिर वो हिंदी शब्द हो। मतलब कहते हैं ना कि पूरा शब्द बोलना ज़रूरी है। जी। हम जब घर परिवार में होते हैं तो कैसे भी उल्टा सीधा भी बोलते हैं तो कोई उस चीज़ का वो नहीं उसके होता, मायने नहीं रह जाते। लेकिन अगर हम एक गाना गा रहे हैं या हम एक एक्ट कर रहे हैं, तो उस जगह पे हमें पूरा सामने वाले को जस्टिफाई करने के लिए एक एक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आवाज़ को सुधार के रखना, संभाल के रखना, मधुर बनाए रखना, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? जैसे कि मैंने जो एक अपनी लाइफ में एक अपनाया है, मेरी रोल मॉडल मेरी गुरुजी डॉक्टर दिव्यता गर्ग ही हैं। उन्होंने मुझे हमेशा से सिखाया है रियाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कि गाना भी ज़रूरी नहीं है। लाइफ में अगर रियाज प्रॉपर है तो गला हमेशा मेंटेन रहेगा।
तो मैं सुबह रोज़ 4 बजे 5 बजे जब भी सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी नींद खुलती है, मैं प्रॉपर आधे घंटे से 1 घंटे रियाज़ करती हूँ, ओम का उच्चारण करती हूँ, जितने मुझे मेरे गुरुजी ने अलंकार सिखाए हैं मैं उनकी प्रैक्टिस करती हूँ। साथ ही मैं अपने गले का बहुत ज़्यादा परहेज करती हूँ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, अचार, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ और रियाज़ मेरा प्रॉपर चलता रहता है, जिसके कारण मेरा गले की स्टेबिलिटी बनी रहती है। चाहे फिर मुझे ज़ुकाम हो, खांसी हो, पर मैं गाना गा पाती हूँ। तो मतलब उस तरीके से जब आप देखभाल करते हैं तो आपको वो छोटी छोटी परेशानियां परेशान नहीं करती हैं? जी। जैसे अक्सर लोग कहते हैं गला खराब हो जाने से आप गा नहीं पाते हैं, जी। तो आप कम से कम वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आवाज़ की दुनिया में आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल 2 हैं एक्चुअली, एक नहीं है। एक रोल मॉडल मेरी खुद की मम्मा है। वो बाय प्रोफेशन सिंगर नहीं है, पर उनका भी आवाज़ पे कमांड है और स्टार्टिंग ही उन्होंने मेरी करवाई है लाइफ की म्यूज़िक फील्ड को लेकर। तो पहली रोल मॉडल वो है और दूसरी मेरी छोटी माँ जो डॉक्टर देविता गर्ग, जो मेरी गुरुजी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, दूसरी रोल मॉडल मेरी वो है। अच्छा। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रांजल प्रोडक्शन का, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 से 4 साल पहले यहाँ विज़िट करी थी, तो मेरी कोई पहचान नहीं थी। सर नीरज निगम सर ने मुझे यहाँ की पहचान दी है, यहाँ आकर पहचान दी है। उन्होंने मुझे स्टूडियो दिया है जिससे मैं अपनी वॉइस को और एम्फेसाइज कर सकती हूँ और ज़्यादा डेवलप कर सकती हूँ। तो जो आपकी माँ के बारे में आप बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि वो आपकी पहली गुरु रही हैं या मार्गदर्शक कहते हैं जिसको, वो रही हैं, तो क्या उनका कोई सपना था कि वो इस लाइन में आना चाहती हैं और ना आ पाई हो, ऐसा कुछ? जी, एक्चुअली जैसे पुराने ज़माने के ख्यालात जो बोलते हैं, वो वैसे ही फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ उनको सपोर्ट नहीं किया जाता था, करियर को लेकर सपोर्ट नहीं किया जाता था। तो उनकी इच्छा थी कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो भी जिस फील्ड में आगे उनकी रुचि होगी, मैं उस चीज़ के लिए उनको प्रमोट करूँगी। उनका ऐसा नहीं था कि उनको मुझे म्यूज़िक में ही आगे प्रमोट करना है। इन केस अगर मेरी रुचि डॉक्टर का कोई कोर्स करने के लिए होती तो वो उस चीज़ के लिए भी मुझे प्रमोट करती। पर वो उनका एक ख्वाब था, क्योंकि वो भी सिंगर थी नहीं, पर वो हमेशा से गाती आई हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी एक सिंगर बनूँ। तो मैंने इस चीज़ को अपना कमांड बनाकर अभी तक के मेरा कंटिन्यू चल रहा है। आप नहीं समझते कि आपको नहीं लगता कि आप बहुत किस्मत वाले हैं? मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ। इतने ना अच्छी सोच वाले माता पिता मिलना और आगे बढ़ाना बहुत किस्मत वालों को मिलता है जी, हर किसी को नहीं मिलता ये। तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये चीज़ मिली जो आप करना चाहते थे, जो ईश्वर की नेमत आपके पास थी, उसको आप आगे बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या चुनौतियाँ देखती हैं इस फील्ड में आप? एक्चुअली मैंने काफ़ी चुनौतियाँ देखी है। आजकल के टाइम में जो पार्शलिटीज़ होती है, म्यूज़िक फील्ड हो चाहे एक्टिंग फील्ड हो, पर मैंने ये पर्सनली फेस किया है कि यहाँ पर इस फील्ड में जिसके पास पैसा है या नेम फेम है, वो इंसान आगे प्रमोट हो पाता है। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली फेस करी है कि मैं गई हूँ किसी रियलिटी में परफॉर्म करने के लिए, जहाँ मुझे प्रमोट इस बेसिस पे कर रहे थे कि या तो आप पैसे दीजिए तब आपको आगे प्रमोशन होगा, तब आप फाइनलिस्ट में जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा सोचना था कि मैंने बचपन से लेकर अभी तक के इतना रियाज करा, इतनी प्रैक्टिस करी, इतना स्ट्रगल किया है म्यूज़िक को लेकर, तो मैं अपनी आवाज़ को बेच चुकी हूँ। जब मेरे पास टैलेंट है तो मुझे उसी बेसिस पे आगे बढ़ना है। अच्छा। मुझे अपनी आवाज़ बेचकर आगे नहीं बढ़ना। तो मतलब आपने फिर वो जो रियलिटी शोज हैं या इस तरीके की चीज़ें, वहाँ से अपने आप को अलग तरीके से निकालना? जी, ज़्यादा बूस्ट मैं उस इंसिडेंट के बाद ही हुई हूँ। हाँ। अच्छा, अक्सर हम गायकी में सुनते हैं आरोह अवरोह, शब्दों का मेल चयन, ये कैसे आप लोग समझते हैं? जैसे हम लोग सोचना चाहें कि जो म्यूज़िक गाना बज रहा है, लाइनें आपने गा दी, उसके बाद जो ताल चलती रहती है, उसके बाद दोबारा उठना है, वो कैसे समझ पाते हैं आप लोग? हम लोग तो नहीं कर पाते, बहुत पहले हो जाता है या बाद में हो जाता है, कैसे समझते हैं उस चीज़ को? एक्चुअली आरोह अवरोह, पकड़, चयन, शब्दों के ये जो उच्चारण होते हैं, ये सब एक म्यूज़िक का पार्ट है। अच्छा। जब हम रियाज करते हैं तो आरोह अवरोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि आरोह अवरोह सारेगमा पधनिसा एंड सानी धपा मगरेसा, जाते टाइम को आरोह बोलते हैं, आते टाइम को अवरोह बोलते हैं। इसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चाहे तो हम कितने अलंकार बना लें, ये एक अलंकार का फॉर्म होता है जी। तो ये रियाज का बहुत बड़ा पैटर्न होता है। अगर हमने इसको फॉलो करा है तो हमारे गले के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट साबित होता है। अच्छा, तो मतलब ये म्यूज़िक सीखने वाला
ही समझ सकता है, जी। कॉमन मैन को इतना आसान जी, से जब उसको बताया जाएगा तभी वो समझेगा। समझ पाएगा। भाई, मतलब हम लोग जो गलतियां करते हैं जी, जी। वो इसी वजह से होती जी, है। जी। अच्छा ये बताइए, बहुत अलग अलग परफॉर्मेंस होती है, जैसे नाटक कह लिया, कहानी कह ली, वेब सीरीज कह लिया, या म्यूजिक एल्बम कह लिया, या सुगम संगीत होता है, सबके अलग अलग आवाज़ के वो होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं। जी। तो वो जादू कैसे क्रिएट होता, हर अलग फील्ड का जादू कैसे क्रिएट करते हैं आप लोग? जैसे कि हम किसी भी एक प्रॉपर रोल को अदा कर रहे हैं तो हमें उसमें पूरा तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर हम किसी सीरियस नोट का सॉन्ग गा रहे हैं तो हमें आवाज़ भी उतनी भारी करनी पड़ती है। अच्छा। ये सिर्फ आवाज़ का खेल होता है। हाँ। हमारी वॉइस अभी ऐसे चल रही है, चलते चलते हो सकता है कि अगर मुझे कोई सीरियस नोट वाला सॉन्ग दे दिया गया तो मैं उसको सीरियस होके गाऊँ। मूड पे डिपेंड करता है कि वो सॉन्ग, वो चीज़, वो एक्ट किस फील का है। तो एक लाइन आप करके दिखाएंगे, दो चीज़ों का डिफरेंस करके, या श्योर। थोड़ा सा, यदि आपको दिक्कत ना हो तो। जैसे कि एक सॉन्ग है अपना कमली सॉन्ग, हाँ कैटरीना कैफ जी का। जी। निव पहन के साफा के सरिया चुनी जोगन बन जाऊं सन में ते काले बादल से। जैसे ये हुआ। अब इसके बाद में हम आते हैं जस्ट इससे अलग एक फील में। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, ओ अगर याद रहे। जैसे कि ये दो फील, एक रहा एक डिस्को टाइप्स में आ गया जो कि डांस मूड वाला सॉन्ग, एक जस्ट आया कि जिसको हम सिर्फ सुनना चाहेंगे। चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये पूरी फील्ड, जैसे आप गायकी में भी हैं, एक्टिंग में भी हैं, कोई रोचक किस्सा जो खट्टी मीठी यादों से जुड़ा हुआ हो? एक्चुअली बहुत सारे किस्से हैं ऐसे तो। हाँ। पर चूँकि मैम एक्चुअली मुझे भी इसका कोई याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। तो यदि कभी कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जहाँ पे आप कुछ लाइन भूल जाएं और गाना है, रिकॉर्डिंग है, फिर क्या करेंगे आप? मेरे साथ एक्चुअली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं गाना गा रही हूँ, नेक्स्ट लाइन मुझे याद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे साथ हमेशा से ये फ्लॉज बोलूँ या क्या बोलूँ रहा है कि मुझे गाने बहुत जल्दी याद नहीं होते थे और मैं देखकर तो कभी याद नहीं कर पाती थी। अच्छा। अगर मैंने सॉन्ग 3 बार सुना है तो मुझे याद हो जाता था। पर ऐसे ऑल ऑफ अ सडन मुझे कोई एकदम से पहले खड़ा कर देता था कि आपको परफॉर्म करना है, और इन केस मैं भूल जाती थी तो मैं फर्स्ट लाइन को ही दोबारा रिपीट कर देती थी। अच्छा। पर वो चीज़ मुझे पता होती थी कि मैंने गलती करी है, पर वो सामने वाला उस चीज़ को कैच नहीं कर पाता था कि मैंने उस चीज़ जगह पर वाली लाइन को मैंने फिट कर दिया है। अच्छा अच्छा। चलिए हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यदि वो आवाज़ की दुनिया में काम करना चाहते, किसी भी फील्ड में, वॉइस ओवर हो, गायकी हो, या नाटक हो, फिल्म हो, तो उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, छोटे से उसमें बता सकेंगे, टिप्स दे सकेंगे? एक्चुअली अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो हमें उस चीज़ को ज़रूर आगे प्रमोट करना चाहिए, और ख़ासकर सोसाइटी का तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए, प्लस जो चीज़ को आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। लाइक अगर आपका कमांड सिंगिंग में है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिमोटिवेट करने के किस्से हैं जो कि मुझे डिमोटिवेट किए गए, जिन टॉपिक्स ने मुझे डिमोटिवेट किया, पर मेरी मम्मा हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती थी, मेरे पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी गुरुजी हमेशा मुझे इनकरेज करती थी। तो मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ कि मैं आज सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, और मेरे पास 5 साल से उम्र से बच्चों से लेकर 70 इयर्स तक की लेडीज़ मेरे से म्यूज़िक सीखती है। यही इनकरेज जो कि मुझे किया गया, कई बार खुद से मोटिवेट हुई, कई बार पेरेंट्स ने और गुरुजी ने मोटिवेट किया, कई बार निगम सर ने मुझे मोटिवेट किया, तो इस चीज़ के कारण मैं आज यहाँ पर खड़ी हुई। चलिए हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, और हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि अपने से ईमानदारी करना कभी मत छोड़िएगा। यदि आप अपने से ईमानदार रहेंगे ना तो सफलता सुनिश्चित है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं।